गुड इवनिंग मिंटू। गुड इवनिंग इकरा। वालेकुम अस्सलाम। गुड इवनिंग कीर्ति। वेरी गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करें। ये है यूजीसी नेट का फ्री बैच पेपर सेकंड के लिए, जिसमें हम यूनिट 1 ड्रामा, यूनिट सेकंड पोएट्री कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा स्टार्ट हुआ था यूनिट थर्ड फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज, जिसके हम लेक्चर नंबर 3 पर हैं, जिसमें आज हम शुरू करेंगे द रोमांटिक एज 1798 से 1837 तक। इस यूनिट में अगर कंटेंट की बात करें तो हम 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे हमने आपको बताया, हमने प्री चौसीरियन से एलिजाबेथन एज तक का फिक्शन और शॉर्ट स्टोरी पढ़ा था। उसके बाद हमने प्यूरिटन, रेस्टोरेशन और न्यू क्लासिकल एज को पढ़ा था। उसमें लिखा गया फिक्शन और उसमें लिखी गई शॉर्ट स्टोरीज 1625 से 1798 तक। आज हम रोमांटिक एज शुरू कर रहे हैं। हमने आपसे बताया था कि प्री चौसेरियन से लेकर क्लासिकल एज तक एज सच फिक्शन नहीं लिखा गया है, तो उसको उसी तरह से हमने पढ़ा था। रोमांटिक एज, फिर अगला लेक्चर विक्टोरियन एज, फिक्शन इन मॉडर्न एज और कंटेम्प्रेरी पीरियड तक जाते जाते ये और इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि फिक्शन लिखा जाना शुरू हो रहा है यहाँ से, ठीक है। एग्जैक्ट फिक्शन जिसे बोलते हैं रोमांटिक एज से। आज हम रोमांटिक एज शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 3 में 1798 से 1837। ये है डे 35। चलिए स्टार्ट करते हैं द रोमांटिक एज, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि यूपी पीजीटी का एक नया बैच बन रहा है 1 अक्टूबर से दोपहर को 12 बजे। अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, बहुत जल्द यूजीसी नेट पेपर सेकंड के लिए एक टेस्ट सीरीज़ हम लॉन्च करने वाले हैं हमारे ऐप पर ही। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेट करेंगे थोड़ा सा। और 31 टेस्ट उसमें, यानी 31 टेस्ट उसमें बन चुके हैं और 50 टेस्ट हम उसमें प्रोवाइड कराएंगे। तो 2 ऑप्शन है कि या तो हम उसे लॉन्च कर दें और जैसे जैसे टेस्ट बनते रहें 32-33 में ऐड करते रहें, या उसका एक दूसरा ऑप्शन ये है कि पूरे 50 बनने दिए जाएँ, उसके बाद उसे लॉन्च किया जाए। तो जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे भी आप लोग कहेंगे वैसा कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम चलते हैं टॉपिक पर, अपने स्क्रीन को करते हैं बड़ा। द रोमांटिक एज 1798 से 1837। द रोमांटिक एज इज प्राइमरली नोन फॉर इट्स पोइट्री। देखो, रोमांटिक एज प्राइमरली अपनी पोइट्री के लिए जानी जाती है ना। वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड बायरन, कीट्स और पीबी शैली, एस.टी. कॉलरिज, ये बड़े बड़े नाम पोइट्री के इस दौर के। बट फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज ऑल्सो फ्लॉरिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। लेकिन फिक्शन और शॉर्ट स्टोरीज ने भी काफ़ी फली फूली दोनों चीज़ें इस पीरियड में। रिफ्लेक्टिंग द एराज एम्फेसिस। अब इस एरा में जोर ही किस पर दिया जाता था? इमेजिनेशन पर, इमोशन पर और इंडिविजुअलिज्म पर। ये रोमांटिसिज्म के 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं, आप जानते हैं। रोमांटिक मूवमेंट में पोइट्री जब लिखी जाती थी तो या तो वो इमेजिनेशन पर लिखी जाती थी, इमोशन पर लिखी जाती थी, और उसमें इंडिविजुअल थॉट पर जोर दिया जाता था कि एक व्यक्ति उसमें क्या सोच रहा है, जुबैर सैफी क्या सोचता है किसी टॉपिक के बारे में। इन्हीं 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पर शॉर्ट स्टोरीज और फिक्शन भी लिखा गया है। हियर आर सम की एस्पेक्ट्स ऑफ फिक्शन। कुछ एस्पेक्ट हम पढ़ेंगे फिक्शन के, शॉर्ट स्टोरीज के, रोमांटिक एज के, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे द गॉथिक नॉवल। अब देखो, गॉथिक नॉवल का जिक्र हम पिछली क्लासेस में आपको बता चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई स्टूडेंट ऐसा है जो गॉथिक नॉवल नहीं जानता है कि गॉथिक नॉवल किसे बोलते हैं, वो बेझिझक होकर मुझे अभी कमेंट कर देंगे, नहीं सर हमें गॉथिक नॉवेल्स नहीं पता क्या होते हैं, ठीक है। तो हम इस पर बात करेंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो गॉथिक नॉवल लिखे गए भाई इस पीरियड में, रोमांटिक एज में। इसमें पहला नाम आया मैरी शैली का।
इनकी एक रचना है फ्रैंकेनस्टीन 1818 की, इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक नॉवेल्स, ये सबसे आइकॉनिक नॉवेल्स में से एक है फ्रॉम द रोमांटिक एरा। इट कंबाइंस गॉथिक हॉरर, इसमें उन्होंने जोड़ा है गॉथिक हॉरर को विद फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन। फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन से ह्यूमन नेचर पर लिखा है, साइंस पर लिखा है और क्रिएशन पर लिखा है। मैरी शेली का फ्रैंकेनस्टीन, ठीक है, उसमें गॉथिक हॉरर है, उसमें साइंस है। इसी वजह से कभी कभी फ्रैंकेनस्टीन को साइफाई यानी कि साइंस फिक्शन का एक एग्जाम्पल भी मानते हैं, शुरुआती एग्जाम्पल। इसके अलावा इसी दौर में एन रेडक्लिफ थी, शी वॉज अ पायोनियर ऑफ गॉथिक नॉवल, ये गॉथिक नॉवल की पायोनियर थी। एंड वर्क्स लाइक द मिस्ट्री ऑफ उडाल्फो, इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं, जैसे एक इनकी रचना है द मिस्ट्रीज ऑफ उडाल्फो 1794 की, रिफ्लेक्ट द जॉनराज ब्लेंड ऑफ द सुपरनैचुरल, वो दिखाती हैं इस जॉनरा को कि इसमें एक तो सुपरनैचुरल तत्व हैं, परियां हैं, चुड़ैलें हैं, ये सब हैं, सस्पेंस है और पिक्चरस्क लैंडस्केप का जिक्र किया गया है। तीसरे आदमी मैथ्यू ग्रिगोरी ल्यूइस आए, हिज नॉवल द मॉन्क, इनका एक नॉवल है द मॉन्क 1796 का, एक फेमस एग्जाम्पल है सेंसेशनल गॉथिक हॉरर का, फिल्ड विद ल्यूरिड सीन्स एंड डार्क थीम्स, इसमें कई ल्यूरिड सीन्स और कई डार्क थीम्स हैं। द मॉन्क के ऊपर मूवी भी है और द मॉन्क के ऊपर एक वेब सीरीज़ भी है इसी मॉन्क के ऊपर नेटफ्लिक्स पर, ठीक है। तो गॉथिक नॉवल रोमांटिक एज के एक बहुत अहम हिस्सा बने, ठीक। राधे कृष्ण अर्जुन। सिलेबस तो मिंटू आई रियली डोंट नो कब तक हो पाएगा, रोज़ाना क्लासेस चली रही हैं। यूनिट 3 देखिए अगले 15 दिन में शायद यूनिट 3 ख़त्म हो, अगले 2 हफ्ते में, और यूनिट 4 और 5 ये 2 यूनिट और रह गई हैं जो लेंदी सी हैं। उसके बाद की यूनिट छोटी छोटी सी यूनिट्स हैं, तो वो जल्दी ख़त्म होगा, ठीक है ना। तो हाँ, जनवरी में एग्ज़ाम होगा खुशनुमा यूजीसी नेट का, दिसंबर लास्ट है जनवरी के शुरू में, और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम टाइम पर होता है, उसका ऐसा कुछ नहीं है, तो वो दिसंबर लास्ट है जनवरी का शुरू है, ठीक है। एग्ज़ाम तो इसी टाइम में होगा और कोशिश कर रहे हैं, करेंगे। और जैसे मैंने आपको बोला कि यूनिट 5 तक टाइम लगता है पढ़ाने में, 6, 7, 8, 9, 10 छोटी छोटी यूनिट्स हैं, बहुत ज़्यादा लंबे टॉपिक्स नहीं हैं, तो उनमें कम टाइम लगेगा, ठीक है। उनका सिलेबस थोड़ा सा कम होगा तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हो जाना चाहिए दिसंबर जनवरी से पहले। बस ये है कि अक्टूबर में छुट्टियां काफ़ी होंगी, दिवाली है, और नवंबर में मैं पर्सनली थोड़ी सी छुट्टी करूँगा, मेरे कुछ कमिटमेंट है पर्सनल, ठीक है। तो उस वजह से थोड़ी सी छुट्टी होगी, 2-4-5 दिन, मतलब बहुत लंबी नहीं, 4-5 दिन की सिर्फ, तो हो जाएगा लेकिन कंप्लीट, मुझे पूरा भरोसा है कि हो जाएगा। चलिए, तो गॉथिक नॉवल आए रोमांटिक एज में, 3 नाम हमें वो याद रखने, उनकी तीनों रचनाएं। खैर अभी इसका जिक्र होगा, जो राइटर्स हैं फिक्शन के, शॉर्ट स्टोरीज के रोमांटिक एज में, उनको हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा रोमांटिक नॉवेल्स आए सोशल क्रिटिक करते हुए। जी हाँ, एक नया जॉनरा बना रोमांटिक एज में कि रोमांटिक नॉवेल्स लिखे गए, ठीक, प्यार मोहब्बत के, और उसमें समाज को क्रिटिसाइज भी किया गया। उसमें अलग अलग मुद्दे उठाए गए, क्लास के, ठीक है, और फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी के, ठीक है, सोशल इनजस्टिस के। इसमें सबसे बड़ा नाम जेन ऑस्टिन है, इनसे बड़ा तो नाम कोई हो भी नहीं सकता जेन ऑस्टिन से रोमांटिक नॉवेल्स में। दो ऑफन कंसीडर्ड सेपरेट फ्रॉम द मोर टिपिकल रोमांटिक राइटर्स, जो टिपिकल रोमांटिक राइटर्स होते हैं उनसे तो अलग हैं, बट हर नॉवेल्स, प्राइड एंड प्रेजुडाइज, इनकी कुछ नॉवेल्स हैं जैसे कि प्राइड एंड प्रेजुडाइज 1813, सेंस और सेंसिबिलिटी 1811 और एम्मा 1815, ऑफर सटल क्रिटिक्स ऑफ द सोशल मोड्स ऑफ अ टाइम। इसमें वो अपने ज़माने के सामाजिक मुद्दों को क्रिटिसाइज करती हैं। फोकसिंग ऑन क्लास, फोकस है क्लास पर, मैरिज पर, एंड द रोल ऑफ अ वुमन इन द सोसाइटी, और सोसाइटी में किसी महिला के रोल पर, ठीक है। तो प्राइड एंड प्रेजुडाइज की वीडियो भी है चैनल पर, ज़रूर देखिए सर्च करके, प्राइड एंड प्रेजुडाइज बाय विलियम शेक्सपियर, ठीक है, ज़रूर देखिएगा। सर वॉल्टर स्कॉट आए,
नोन फॉर पायोनियरिंग द हिस्टोरिकल नॉवल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जाने जाते हैं अपने हिस्टोरिकल नॉवल की शुरुआत करने के लिए इस दौर में। स्कॉट्स वेवर्ली, इनकी एक नॉवल है वेवर्ली 1814 की, और इवान हो 1819 की। ब्रिंग हिस्ट्री अलाइव, इन्होंने इतिहास को जिंदा कर दिया, अलाइव कर दिया। विद टेल्स ऑफ शिवेलरी, इन्होंने कई कहानियाँ लिखी शिवेलरी की, नेशनलिज्म की और एडवेंचर की। शिवेलरी, जब एक लड़का किसी लड़की को किस तरह से ट्रीट करता है, उसका बिहेवियर कैसा है किसी महिला के प्रति, उसे शिवेलरी बोलते हैं, अच्छे बिहेवियर को बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक जॉनरा यहाँ पर रोमांटिक नॉवेल्स का बना। गॉथिक नॉवेल्स के बाद रोमांटिक नॉवेल्स हमने रोमांटिक एज में देखे। रोमांटिक एज में शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेलाज भी लिखे गए। इसमें पहला नाम आया वॉशिंगटन इरविंग का। दो एन अमेरिकन राइटर, देखो हैं तो अमेरिकन राइटर और हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर। इरविंग वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन रोमांटिसिज्म, लेकिन इरविंग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे यूरोपियन रोमांटिसिज्म से। हिज कलेक्शन, इनका एक कलेक्शन है द स्केच बुक ऑफ जॉफ्री क्रेयॉन जेंट 1820, कंटेन्स फेमस शॉर्ट स्टोरीज। इसमें कई सारी शॉर्ट स्टोरीज शामिल हैं इस किताब में, सच एज रिप वैन विंकल, जैसे एक कहानी है इसमें रिप वैन विंकल से, इसे RIP भी पढ़ते हैं, RIP वैन विंकल। और इसमें एक है द लेजेंड ऑफ द स्लीपी हॉलो करके कहानी इनकी। ब्लेंडिंग फॉकलोर विद रोमांटिक सेंसिबिलिटीज, इन्होंने जो लोक कथाएं थी उनको जोड़ा रोमांटिक सेंसिबिलिटीज से। चार्ल्स लैम्ब आए इसमें, ठीक है, नोन फॉर हिज एसेज ऑफ एलिया, ये अपने कलेक्शन एसेज ऑफ एलिया के लिए जाने जाते हैं। 1823 में आया था ये। लैम्ब ऑल्सो डबल्ड इन शॉर्ट फिक्शन, चार्ल्स लैम्ब ने शॉर्ट फिक्शन में भी अपने हाथ आजमाए थे। एंड वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन पॉपुलराइजिंग रोमांटिक थीम्स, और ये बहुत अहम भूमिका में थे क्योंकि इन्होंने पॉपुलराइज किया था रोमांटिक थीम्स को, नॉस्टैल्जिया की, ये अतीत को याद करते थे। अगर आपने एसेज ऑफ एलिया पढ़ा है, उसके एसेज, उसकी कहानियाँ पढ़ी हैं, तो याद होगा कि वो अपने अतीत को याद करते थे। सेंटिमेंटलिटी के बारे में लिखते थे और पर्सनल रिफ्लेक्शन देते थे, अपनी पर्सनल जीवन को दर्शाया करते थे। ठीक, तो ये तीन तरह से जो लिटरेचर है रोमांटिक एज में वो पनपा, गॉथिक नॉवेल्स, रोमांटिक नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेलाज में। अब अगला पॉइंट है थीम्स इन रोमांटिक फिक्शन। रोमांटिक एज में जो रोमांटिक फिक्शन लिखा गया वो किन थीम्स पर लिखा गया वो देखते हैं। पहली जो थीम थी वो थी इमोशन एंड द इमेजिनेशन। द फोकस वॉज ऑन द इनर लाइफ ऑफ कैरेक्टर्स। जो फिक्शन लिखा जाता था उसमें किरदारों के आंतरिक जीवन पर फोकस होता था। एक्सप्लोरिंग देयर इमोशंस, उनके इमोशंस और उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लोर किया जाता था कि हाउ द कैरेक्टर इज फीलिंग, ठीक है, व्हाट कॉन्फ्लिक्ट्स आर गोइंग थ्रू, ठीक है, उस कैरेक्टर के दिल में, उसके मन में। रोमांटिक फिक्शन ऑफन पोर्ट्रेड हाइटन्ड इमोशनल स्टेट्स। रोमांटिक फिक्शन में प्रायः बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टेट्स को दिखाया जाता था। गम है तो बहुत गम है, खुशी है तो बहुत खुशी है, और फैंटास्टिकल सेटिंग्स होती थी, काल्पनिक सेटिंग होती थी, परियों से भरी हुई, ठीक है, और एल्फ से भरी हुई, इस तरह से। नेचर एंड द सबलाइन, ये आप रोमांटिसिज्म के कैरेक्टरिस्टिक में कई बार पढ़ चुके हैं, तीनों ही यूनिट्स में, कि नेचर को सर्वश्रेष्ठ माना गया, उसको सबलाइन माना गया। लाइक रोमांटिक पोइट्री की तरह जो नेचुरल वर्ल्ड था प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन फिक्शन, उसने फिक्शन में भी एक क्रिटिकल रोल निभाया। राइटर्स एक्सप्लोर द ऑ इंस्पायरिंग, राइटर एक्सप्लोर करते थे ऑ इंस्पायरिंग, ठीक है, अचंभित कर देने वाले और समटाइम्स टेरिफाइंग पावर ऑफ नेचर। अचंभित कर देने वाली या डरा देने वाली ताकत का वर्णन होता था नेचर की, ऑफन यूजिंग इट एज अ बैकड्रॉप फॉर द साइकोलॉजिकल। नेचर को एज अ बैकड्रॉप इस्तेमाल करते थे फिक्शन राइटर्स, जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट होता था कैरेक्टर्स का, उसके लिए। इंडिविजुअलिज्म एंड रेवोल्यूशन, ठीक है, ये भी हम आपको कई बार बता चुके हैं कि इंडिविजुअल थॉट पर फोकस रोमांटिसिज्म का की कैरेक्टरिस्टिक है। मैनी रोमांटिक राइटर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेवोल्यूशनरी स्पिरिट ऑफ द टाइम। बहुत सारे रोमांटिक राइटर्स उस जमाने की जो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट थी, क्रांतिकारी एक दौर था वो,
उससे बहुत प्रभावित थे। जैसे खुद विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित थे, आप जानते हैं। एंड देयर वर्क्स ऑफन फीचर्ड रिबेलियस कैरेक्टर्स, इसी वजह से इनके फिक्शन में कई विद्रोही किरदार होते थे, हु स्टूड अगेंस्ट सोसाइटल नॉर्म्स, जो समाज के खिलाफ खड़े होते नजर आते थे कि हम नहीं मानेंगे समाज ये कह रहा है, हम नहीं मानेंगे इंस्टीट्यूशंस ये कह रहे हैं। तो उस तरह के एंग्री यंग मैन टाइप के कैरेक्टर्स में नजर आते थे। द रोमांटिक एज ब्रॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन टू फिक्शन, रोमांटिक एज ने फिक्शन को एक ट्रांसफॉर्मेशन दी है। इंटरविनिंग द पर्सनल एंड द पॉलिटिकल, इसमें उन्होंने एक मिश्रण तैयार किया है राइटर्स ने। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बता रहे हैं, पॉलिटिकल बातें हो रही हैं, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों का जिक्र हो रहा है, विद डीप इमोशन एंड साइकोलॉजिकल अंडर करेंट्स। लेकिन अंडर करेंट्स में एक इमोशन और एक साइकोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। किरदार किस तरह से इमोशनल चीज़ों को सहन कर रहा है, किस तरह से फिलॉसफिकल और साइकोलॉजिकल चीज़ों से लड़ रहा है, उन चीज़ों को बहुत अच्छे से खूबसूरती से दिखाया जाता था। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत कम बुक्स में है एक्चुअली, और आप एक्चुअली लकी हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, कि आप ये टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट की बहुत सारी किताबों में टॉपिक नहीं है और टीचर्स इस टॉपिक को पढ़ाते भी नहीं हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को, आपको पसंद आएगा, शायद आप पहली बार पढ़ें इस टॉपिक को। टॉपिक है जैकोबिन नॉवेल्स। पहली बात मैं बता रहा हूं, ये जैकोबियन नॉवेल्स नहीं है। जैकोबियन, JACOBEAN, जैकोबियन यानी कि जेम्स फर्स्ट वाले दौर में लिखी गई, वो नहीं है, ये जैकोबिन नॉवेल्स हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न में मत आइएगा। ठीक है, तो जैकोबिन नॉवेल्स क्या हैं, और ये रोमांटिक एज पे ही क्या कहते हैं, रोमांटिक एज से ही संबंधित है। तो क्या होती हैं, किसने लिखी हैं, कौन कौन लोग शामिल हैं, तो इसको देख लीजिएगा ज़रा ध्यान से। जैकोबिन नॉवेल्स इन द रोमांटिक एज, जैकोबिन नॉवेल्स जो है रोमांटिक एज में रेफर टू अ जॉनरा, ये ऐसे जॉनर को बोलते हैं जो रेडिकल पॉलिटिकल फिक्शन लिखा गया। बस ये वर्ड याद रखिए जो हमने हाईलाइट किया है। जैकोबिन नॉवेल्स उन नॉवेल्स को कहते हैं जिसमें ऐसा फिक्शन लिखा गया जो रेडिकली पॉलिटिकल था, बहुत ही कट्टर राजनीतिक, दैट इमर्ज ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, और ये आया सामने 18th सेंचुरी में लेट, पर्टिकुलरली इन द 1790s, खास तौर से 1790 वाले दशक में, 90, 91, 92, 93, 94, यहाँ पर, which coincided with the early romantic period, और थोड़ा सा कोइंसिडेंटली अर्ली रोमांटिक पीरियड में भी इसका उभार देखने को मिलता है, बीच में ही गायब हुआ। अब ये जो जैकोबिन नॉवेल्स हैं, दीज नॉवेल्स वर हैविली इन्फ्लुएंस्ड, ये नॉवेल्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे बाय द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आदर्शों से। और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी 1789 में। तो जब किसी देश में क्रांति होती है तो उस क्रांति से पूरे देश का माहौल बदलता है, सामाजिक माहौल बदलता है, राजनीतिक माहौल बदलता है, लिटरेरी माहौल भी बदलता है। तो चारों तरफ क्रांति हो रही थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर बता रहे हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन दुनिया की पहली सफल क्रांति थी जिसमें आम लोगों ने राजा को गद्दी से उतार दिया था और मार दिया था। लुई 16 नाम था उनका। ठीक है, और वो बहुत फेमस किस्सा है कि रानी के पास वो जनता पहुंचती है और कहती कि हमारे पास रोटी नहीं है, रोटी दो। और रानी ऊपर महल से खड़ी होकर कहती कि रोटी नहीं है तो केक खा लो। रानी को यही लगता था कि हमारे पास रोटी नहीं होती तो हम केक खिला देते हैं। ठीक है, हमारी किचन में केक होता है। तो जनता भड़क जाती है, बास्टील के किले का पतन होता है, द फॉल ऑफ बास्टील बोलते हैं, जिसे राजा को, रानी को, राजकुमारों को, राजकुमारियों को, ठीक है, सबको मार दिया जाता है, पूरे एरिस्टोक्रेसी की हत्या कर दी जाती है और मजदूरों के हाथों में पहली बार सत्ता आती है। तो ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल घटना बनकर उभरती है। ठीक,
आप लोग बता नहीं रहे कि आपको स्क्रीन पे पूरा टेक्स्ट नहीं दिख रहा? ठीक है, तो वो जो पूरा का पूरा माहौल बना, उससे बहुत इन्फ्लुएंस थे राइटर्स एंड द जैकोबिन मूवमेंट, और इसी को जैकोबिन मूवमेंट कहा गया। ठीक है, पूरा का पूरा मूवमेंट जो था विच एडवोकेटेड फॉर डेमोक्रेसी। अब इस मूवमेंट में लोकतंत्र के लिए समर्थन था कि लोकतंत्र चाहिए, राजा बहुत हो गई, राजशाही मोनार्की को तबाह करो। रिपब्लिकनिज्म, ठीक है, जनतंत्र की बात हुई, एंड द ओवरथ्रो ऑफ मोनार्कीज, और पूरी दुनिया में ये बयार चली कि भाई जो राजतंत्र है, मोनार्कीज, उन्हें ख़त्म किया जाए, और एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस जो हैं, जो कुलीन वर्ग के प्रिविलेज थे, अपर क्लास के प्रिविलेजेस थे कि लॉर्ड का बेटा लॉर्ड बनना है, ड्यूक का बेटा ड्यूक बन रहा है, उनको ख़त्म किया जाए। तो वो जो पूरा का पूरा माहौल बना था, उससे जो इन्फ्लुएंस्ड राइटर्स थे, उन्होंने जो नॉवेल्स लिखे रेडिकली पॉलिटिकल, वो जैकोबिन नॉवेल्स कहलाए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। द जैकोबिन नॉवेल्स ऑफ द रोमांटिक एज के ये जैकोबिन नॉवेल्स जो हैं ऑफन फोकस्ड ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। प्रायः इन पर जो फोकस होता है वो सामाजिक और राजनीतिक सुधारों पर होता है। चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग हायरार्कीज, इसमें जो पहले से मौजूद हायरार्की है कि मेरे ऊपर ये, उसके ऊपर ये, उसको चैलेंज किया जाता है। एक्सप्लोरिंग द इनजस्टिसेस ऑफ क्लास के साथ जो अन्याय हो रहा है, लोअर क्लास अपर क्लास के बीच का जो डिफरेंस है, उसके बारे में बात होती है। जेंडर की बात होती है। गवर्नमेंट ऑपरेशन की बात होती है, जो सरकार दमन करती है लोगों का। मैनी ऑफ दीज नॉवेल्स हैड अ डिटेक्टिव टोन। इनमें से कई नॉवेल्स की जो टोन होती है वो उपदेशात्मक होती है, डिटेक्टिव होती है। सीकिंग टू इंस्पायर रीडर्स, और इनका उद्देश्य होता है जैकोबिन नॉवेल्स का कि रीडर्स को इंस्पायर किया जा सके तो थिंक क्रिटिकली, कि वो क्रिटिकली सोचें अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ देयर टाइम, अपने ज़माने के पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, तो ये है जैकोबिन नॉवेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे अगर आया, ठीक है, और आपको याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए जैकोबिन नॉवेल्स के बारे में। की फीचर्स ऑफ जैकोबिन नॉवेल्स। अब की फीचर्स क्या हैं, कैसे पता लगेगा पढ़कर कि ये जैकोबिन नॉवेल है? सबसे पहले पॉलिटिकल रेडिकलिज्म की बात होगी। अब देखो ये कितना रेडिकल ही तो है विचार कि राजा नहीं चाहिए भाई, हमें मार दो इसे, डेमोक्रेसी की स्थापना करो, है ना। तो एक रेडिकल आपको वो नजर आता है। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म नजर आता है, कट्टरपंथ नजर आता है राजनीतिक रूप से। द नॉवेल्स वर ऑफन क्रिटिकल ऑफ मोनार्की। ज़्यादातर जो नॉवेल्स थे वो प्रायः मोनार्की को क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, राजतंत्र को क्रिटिसाइज करते थे, राजा को क्रिटिसाइज करते थे, एरिस्टोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते थे, कुलीन वर्ग को और चर्च को। रिफ्लेक्टिंग द रेवोल्यूशनरी स्पिरिट ऑफ द एरा, ये इस एरा के क्रांतिकारी स्पिरिट को दर्शाता है। फोकस ऑन इंडिविजुअल राइट्स, इन नॉवेल्स में फोकस होता था किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के अधिकारों पर। दे एम्फेसाइज्ड ह्यूमन राइट्स, इसमें ह्यूमन राइट्स पर जोर दिया जाता था, इंडिविजुअल फ्रीडम पर, ठीक है, सोशल इक्वालिटी पर, आइडियाज़ पर इंस्पायर्ड बाय द एनलाइटनमेंट थिंकर्स, वो विचार जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स के द्वारा इंस्पायर हुए, जैसे कि रूसो। ठीक है, इस तरह के विचार इन नॉवेल्स में देखने को मिलते थे। सोशल जस्टिस की थीम पर लिखे जाते थे। मैनी ऑफ दीज नॉवेल्स फोकस्ड ऑन सोशल इनइक्वालिटी, इन नॉवेल्स में सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक अन्याय, ठीक है, और सामाजिक असमानता के बारे में लिखे जाते थे। पर्टिकुलरली द अप्रेशन ऑफ वुमेन एंड द पुअर, खास तौर से औरतों और गरीबों का जो दमन या अत्याचार है उसके बारे में लिखे गए। क्रिटिसाइज इंस्टीट्यूशनल पावर स्ट्रक्चर्स, और इसमें जो इंस्टीट्यूशनल पावर हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, जैसे चर्च को, जुडिशरी को, ठीक है, और पार्लियामेंट को। ये जो इंस्टीट्यूशनल पावर स्ट्रक्चर्स थे इनको क्रिटिसाइज़ किया गया। गॉथिक और सेंटिमेंटल एलिमेंट्स देखने को मिले इसमें। ठीक है, इन नॉवेल्स की एक खास बात, इनके गॉथिक और सेंटिमेंटल एलिमेंट्स भी थे। सम जैकोबिन नॉवेल्स अडॉप्टेड गॉथिक थीम्स और एलिमेंट्स ऑफ सेंटिमेंटल फिक्शन, कई जैकोबिन नॉवेल्स ने गॉथिक थीम्स और गॉथिक एलिमेंट्स को शामिल किया। ठीक है, ब्लेंडिंग पॉलिटिकल आइडियाज़ विद इमोशनल एंड ड्रामेटिक स्टोरी लाइन्स। ठीक है,
इसमें कई पॉलिटिकल आइडियाज़ को इमोशन और ड्रामेटिक स्टोरी लाइन्स के साथ मिक्स करके लिखा राइटर्स ने। ठीक है, चलिए अब ये हो गए आपके जैकोबिन नॉवेल्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी थीम्स। अब हम बात करते हैं प्रोमिनेंट जैकोबिन नॉवेलिस्ट एंड नॉवेल्स के बारे में। कौन थे ये लोग जो इतने रेडिकल पॉलिटिकल फिक्शन लिख रहे थे? ठीक है, कौन कौन थे ये लोग जो क्रांतिकारी थे? आप इन्हें एक तरह से क्रांतिकारी राइटर्स या फिक्शनल राइटर्स बोल सकते हैं, नॉट फिक्शनल, फिक्शन राइटर्स बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बारे में पढ़ना, कौन कौन लोग शामिल हैं। चलिए, पहला नाम है विलियम गॉडविन। भैया इनकी एक रचना है सेलेब विलियम्स 1794, ऑल्सो टाइटल्ड थिंग्स एज दे आर। इसका एक दूसरा टाइटल भी है, इस नॉवल को थिंग्स एज दे आर भी कहते हैं। दिस नॉवल इज अ क्लासिक ऑफ जैकोबिन फिक्शन। ये क्लासिक है जैकोबिन फिक्शन का। इट एक्सप्लोर थीम्स ऑफ पॉलिटिकल ट्राइनी। इसमें राजनीतिक निरंकुशता की बात है, पर्सनल फ्रीडम की बात है, सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय की बात है। द प्रोटैगनिस्ट, इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है सेलेब, ठीक है, सेलेब विलियम्स, अनकवर्स द क्राइम्स ऑफ हिज एरिस्टोक्रेटिक एम्प्लॉयर। ये जहाँ ये नौकरी करते हैं वो एक एरिस्टोक्रेटिक आदमी है, कुलीन वर्ग से संबंध रखता है, लॉर्ड है, तो वो उसके कई क्राइम्स को अनकवर करता है, लीडिंग टू अ टेंस कैट एंड माउस गेम। और एक कैट एंड माउस गेम होता है, चूहे बिल्ली का खेल। एज द एम्प्लॉयर सिक्स टू डिस्ट्रॉय हिम, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो उसको तबाह करने की कोशिश करता है, बर्बाद करने की कोशिश करता है सेलेब को। द नॉवल क्रिटिक्स द अब्यूजेस ऑफ पावर बाय द रूलिंग क्लास। इस नॉवल में क्रिटिसाइज किया गया है कि जो रूलिंग क्लास है, जो अपर क्लास है, वो अपनी ताकत का किस तरह से गलत इस्तेमाल कर रहा है गरीब लोगों के खिलाफ। पूरी दुनिया में होता है, जो ताकतवर लोग हैं, जो सत्ता में हैं, जो अपर क्लास है, उनके पास ताकत आ जाती है तो वो पागल हो जाते हैं, बौर आ जाते हैं। ठीक है, फिर इसे मार, इसे तोड़, इसे फोड़, ठीक है, फिर यही चलता रहता है। सेंट लियोन, ठीक है, इन्हीं की एक रचना है 1799 की। अनदर ऑफ गॉडविन्स नॉवेल्स, ये भी गॉडविन के नॉवेल्स में एक और मोती है। सेंट लियोन एड्रेसेस थीम्स ऑफ इमॉर्टैलिटी। इस नॉवल में वो इमॉर्टैलिटी, अमरत्व की बात करते हैं। क्वेस्ट फॉर पावर, सत्ता के लिए जो भूख है उसकी बात करते हैं। वाइल क्रिटिकिंग द ऑब्सेशन विद वेल्थ एंड स्टेटस, वो क्रिटिसाइज करते हैं जो ऑब्सेशन है अपर क्लास का वेल्थ और स्टेटस को लेकर उसकी। इसमें जो सबसे बढ़िया नाम है और मेरी फेवरेट है ये मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट, ठीक है, और इनका एक नॉवल है मारिया, और इसका एक दूसरा नाम भी है द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन 1798। नाम से पता लग रहा है कि औरतों के अधिकारों के इर्द गिर्द लिखा गया एक नॉवल है और बहुत फेमस है। वॉल्सटोनक्राफ्ट वन ऑफ द फोरमोस्ट अर्ली फेमिनिस्ट, ये शुरुआती स्त्रीवादी राइटर्स में से एक हैं। रोट दिस नॉवल टू हाईलाइट द सिस्टमैटिक ऑपरेशन ऑफ वुमेन। इन्होंने इस नॉवल को लिखा है वो जो सिस्टमैटिक ऑपरेशन है महिलाओं का, उसके खिलाफ। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ मारिया। इसमें मारिया नाम की एक महिला की कहानी है, ट्रैप्ड इन एन अब्यूजिव मैरिज, जो एक अब्यूजिव मैरिज में फंसी है, पति मारपीट करता है मारिया के साथ। एंड क्रिटिक्स द लॉज एंड सोशल नॉर्म्स, वो क्रिटिसाइज करती हैं कानूनों का और सोसाइटी के नॉर्म्स का। द डिप्राइव वुमेन फॉर देयर इंडिपेंडेंस एंड राइट्स, जो औरतों को दूर रखती है, डिप्राइव रखती है उनके आज़ादी और उनके अधिकारों से। तो 18th सेंचुरी में औरतों को इजाज़त नहीं थी कि वो अपने किसी एब्यूजिव हस्बैंड से तलाक ले ले। एक तो कानून मर्दों के पक्ष के थे, पहली बात, कानून तो चलो मर्दों के पक्ष के थे ही थे, सोसाइटी ऐसी थी कि अगर औरत तलाक की बात कह भी दे तो औरत के ऊपर उंगली उठ जाए। वॉल्सटोनक्राफ्ट फिक्शन रिफ्लेक्ट्स हर पॉलिटिकल एक्टिविज्म। वॉल्सटोनक्राफ्ट का ये फिक्शन उनके पॉलिटिकल एक्टिविज्म को दर्शाता है और उनके बिलीफ को इन द राइट्स ऑफ वुमेन, जो उनका विश्वास था महिलाओं के अधिकारों में, एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनल फ्रीडम, और पर्सनल फ्रीडम की इम्पॉर्टेंस।
जिस समाज ने पर्सनल फ्रीडम की इंपॉर्टेंस को समझ लिया वो समाज जो है वो भाई आगे बढ़ गया। मेरी पर्सनल फ्रीडम, मैं क्या पहनूं, क्या खाऊं, क्या ओढ़ूं, कहाँ रहूं, ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है, किसी भी इंटेलेक्चुअल समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। कूड़ समाज बनाना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो मैटर ही नहीं करता। मैरी इन्हीं की एक रचना है, एक फिक्शन है इनका, मैरी 1788 का। दिस इज़ एन अर्लियर नॉवल बाय वॉलस्टोनक्राफ्ट, ये शुरुआती नॉवल है इनका, फोकसिंग ऑन द इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल्स। इसमें जो इमोशनल और बौद्धिक संघर्ष हैं, ठीक है, उसका जिक्र है इनकी हीरोइन मैरी के, हु सीक्स फ्रीडम फ्रॉम द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ अ सोसाइटी। वो आज़ादी चाहती है समाज के द्वारा थोपी गई कॉन्स्टेंट्स, अवरोधों से, ठीक है, पाबंदियों से, ठीक है। इसमें जैकोबिन नॉवेल्स में तीसरा नाम शार्लेट स्मिथ का है, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा नाम है। डेस्मंड है इनकी एक नॉवल 1792 की, अ की एग्जाम्पल ऑफ आ जैकोबिन नॉवल, ये भी एक की एग्जाम्पल है जैकोबिन नॉवल का। डेस्मंड प्रेजेंट्स अ सिंपैथेटिक पोर्ट्रेयल, इस नॉवल में बहुत ही सिंपैथेटिक चित्रण है रेवोल्यूशनरी फ्रांस का, while criticizing the British government's response to the revolution, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रेस्पॉन्स था इस रेवोल्यूशन के खिलाफ उसका। तो ब्रिटिशर के खिलाफ हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन, राजशाही जो थी वो ब्रिटेन के अंडर में थी फ्रांस में, लोग सड़कों पर उतर गए कि हमें नहीं चाहिए राजा, और इंग्लिश जानते हैं हम भुगते हुए हैं यहाँ पर हम, ठीक है, हमारे दादा भुगते हुए हैं, ठीक है, हमारे पूर्वज भुगते हुए हैं कि आप आज़ादी की बात कर दो इनसे तो ये तो लाठी चला दे, गोली चला दे, है ना। तो बस वही हुआ जो इंडिया में किया इन लोगों ने कि अच्छा तुम्हें चाहिए आज़ादी, अभी देंगे। तो दमन किया इन लोगों ने, बहुत बुरा दमन किया, ठीक है। इट एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लिबर्टी, इस नावल में लिबर्टी की थीम है, रिपब्लिकनिज्म की थीम है, सोशल रिफॉर्म है, थ्रू द कैरेक्टर डेस्मंड, एक किरदार डेस्मंड के द्वारा दिखाया गया है सब कुछ। डेस्मंड एक कैरेक्टर का नाम है, हु सपोर्ट्स रेवोल्यूशनरी आइडियाज, जो क्रांतिकारी विचारों का समर्थक है, एंड एंगेजेस इन अ रोमांस विद अ मैरिड वुमन, और उसे एक शादीशुदा महिला से प्यार है। इलिस्ट्रेटिंग द टेंशन बिटवीन पर्सनल डिज़ायर एंड सोशल नॉर्म्स, तो ये टेंशन दिखाई गई है इसमें, एक तरफ पर्सनल डिज़ायर है और दूसरी तरफ सोसाइटी के नॉर्म्स हैं। इन्हीं का एक है शार्लेट का द ओल्ड मैनोर हाउस 1793, ऑल्दो नॉट ओवर्टली पॉलिटिकल, बहुत पूरी तरह से राजनीतिक नहीं है ये, बट दिस नॉवल कंटेन्स जैकोबिन एलिमेंट्स, लेकिन जैकोबिन एलिमेंट्स तत्व हैं, ठीक है, इन इट्स सिंपैथी फॉर द पुअर, क्योंकि इसमें गरीबों के लिए सिंपैथी दिखाई गई है, एंड इट्स क्रिटिंग ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज, और अपर क्लास के जो प्रिविलेज हैं उनको क्रिटिसाइज किया गया है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग मैन्स स्ट्रगल, इसमें एक जवान आदमी के संघर्षों को दिखाया गया है, फॉर लव, जो वो प्यार के लिए कर रहा है, और फॉर्च्यून के लिए कर रहा है ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर। इसी में एक नाम है एलिजाबेथ इंचबॉल्ड, ठीक, इनका एक नॉवल है अ सिंपल स्टोरी 1791। दिस नॉवल इज़ नोटेबल फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ वुमेन्स राइट्स, इस नॉवल में वो महिला अधिकारों की बात करती हैं, इमोशनल ऑटोनॉमी की बात करती हैं, रिफ्लेक्टिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनलाइटनमेंट, ये दिखाता है नॉवल एनलाइटनमेंट का प्रभाव और रेवोल्यूशनरी आइडियाज, क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव जो समाज पर पड़ रहा था। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग वुमेन, इसमें एक यंग वुमेन मिस मिलनर की कहानी है, हु स्ट्रगल्स टू असर्ट हर इंडिपेंडेंस, संघर्ष कर रही है कि वो अपनी आज़ादी को असर्ट नहीं कर पा रही है सोसाइटी में, दैट लिमिट्स वुमेन्स रोल्स एंड चॉइसेस, वो सोसाइटी जो महिला के रोल्स और उनकी चॉइसेस को लिमिट करती है। इन्हीं का है नेचर एंड आर्ट 1796। इन दिस नॉवल इंचबॉल्ड क्रिटिक्स द ब्रिटिश लीगल एंड रिलीजियस सिस्टम्स, इसमें इंचबॉल्ड जो हैं, एलिजाबेथ जो हैं, वो ब्रिटिश लीगल और रिलीजियस सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करती हैं, कंट्रास्टिंग द नेचुरल इनोसेंस ऑफ द कंट्री साइड, उसमें वो जो नेचुरल इनोसेंस है, गाँवों की मासूमियत है, उसकी बात करती हैं, करप्शंस बताती हैं सिटी लाइफ के। इट एग्जामिन्स थीम्स ऑफ हिपोक्रेसी एंड मोरल करप्शन, इसमें पाखंडों को और जो मोरल करप्शन है, नैतिक करप्शन है विद इन द चर्च एंड द लीगल सिस्टम, चर्च के अंदर और जुडिशरी के अंदर, उसको उजागर करती हैं। रिफ्लेक्टिंग इंचबॉल्ड्स जैकोबिन लर्निंग्स, ये इनकी जैकोबिन लर्निंग्स को रिफ्लेक्ट करता है। देख रहे महिला ज़्यादा हैं, ठीक है, क्रांतिकारी महिला जब लिखती है ना वो सही जगह चोट करती है,
जैसा अरुंधति रॉय हैं इंडिया में, उन्होंने कहा कोई नॉवल पढ़ लो यहाँ जाकर लेगा सीधा। थॉमस हॉलक्रॉफ्ट हैं एक, इनका एक नॉवल है एना सेंट इविस 1792। दिस नॉवल एक्सप्लोर्स द पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल आइडियाज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस नॉवल में फ्रेंच रेवोल्यूशन के फिलोसफिकल और पॉलिटिकल विचारों को दिखाया गया है। फोकसिंग ऑन थीम्स ऑफ इक्वालिटी, इस पर इक्वालिटी पर लिखा गया, वर्च्यू गुणों पर, सोशल जस्टिस पर। हॉलक्रॉफ्ट एक रेडिकल प्लेराइट थे, एक कट्टरपंथी नाटककार थे, नॉवेलिस्ट थे। प्रेजेंट्स द कैरेक्टर ऑफ फ्रैंक हेनली, उन्होंने किरदार दिया इसमें फ्रैंक हेनली का, हु एम्बॉडीज जैकोबिन आइडियल्स ऑफ सोशल इक्वालिटी एंड रिपब्लिकनिज्म। और ये उदाहरण बन गया कैरेक्टर जैकोबिन आइडियल्स का, जो ये जैकोबिन आदर्श थे सोसाइटी में इक्वालिटी के, रिपब्लिकनिज्म के, उसका ये एक सिंबल बन गया फ्रैंक हेनली। इसके अलावा इन्हीं का एक नॉवल है द एडवेंचर ऑफ ह्यू ट्रेवर, बहुत फेमस है ये, 1794 से 1797। ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल था। इसमें हॉलक्रॉफ्ट आधी अपनी बात कर रहे हैं, अपना ज़िंदगी का बता रहे हैं, पूरी ज़िंदगी नहीं है लेकिन कुछ हद तक इनकी ज़िंदगी से इंस्पायर है। क्रिटिक्स ब्रिटिश सोसाइटी, इसमें वो ब्रिटिश सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, इंक्लूडिंग द लीगल एंड एजुकेशनल सिस्टम्स। इसमें लीगल सिस्टम और एजुकेशनल सिस्टम का क्रिटिसिज्म भी शामिल है। वाइल एडवोकेटिंग फॉर रिपब्लिकन आइडियल्स एंड सोशल रिफॉर्म, और इसके साथ साथ वो जो रिपब्लिकन आइडियल्स है, लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, जो सामाजिक सुधार हैं, उनकी एडवोकेटिंग करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। इसमें एक नाम रॉबर्ट बेज का है, ठीक है। इनकी एक नॉवल है हमस्प्रॉन्ग, इसका एक दूसरा नाम भी है मैन एज ही नॉट 1796। दिस नॉवल क्रिटिक्स सोशल एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। इस नॉवल में क्रिटिसाइज करते हैं सामाजिक और राजनीतिक असमानता बाय इंट्रोड्यूसिंग द कैरेक्टर हमस्प्रॉन्ग। इसमें कैरेक्टर दिया है इन्होंने हमस्प्रॉन्ग करके, जो कि एक नेचुरल आदमी है, अनकरप्टेड बाय सोसाइटी, सोसाइटी का कोई भी करप्शन उसको छू के भी नहीं गुजरा है। हु चैलेंजेस द आर्टिफिशियल नॉर्म्स, वो नकली नॉर्म्स और जो करप्ट इंस्टीट्यूशन है ब्रिटिश सोसाइटी के, उनको चैलेंज करता है। इट प्रमोट्स आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी, ये नॉवल डेमोक्रेसी की आइडिया को बढ़ाता है, इक्वालिटी की बात करता है, सोशल जस्टिस की बात करता है, मेकिंग इट अ की एग्जाम्पल ऑफ जैकोबिन फिक्शन। ये जैकोबिन फिक्शन का की एग्जाम्पल है। लेगेसी ऑफ जैकोबिन नॉवेल्स इन द रोमांटिक एज। अब रोमांटिक एज में जैकोबिन नॉवेल्स की विरासत के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वाइल द जैकोबिन नॉवल वॉज शॉर्ट लिव्ड एज अ जॉनरा, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, जैसे हमने आपको बताया कि सिर्फ एक दशक तक लिखा गया है ये 1790 वाले दशक में। फॉलिंग आउट ऑफ फेवर इन ब्रिटेन, और ब्रिटेन में बहुत जल्दी ये लोगों की नज़रों से गिर गया था जॉनरा अर्ली 19th सेंचुरी में, ड्यू टू द बैकलैश अगेंस्ट रेडिकलिज्म, क्योंकि एक बैकलैश देखने को मिला रेडिकलिज्म के खिलाफ आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइन ऑफ टेरर। क्यों हुआ ऐसा? तो ये ऐसा हुआ कि भाई जैसे इंडिया में हुआ 2013 में, अन्ना जी पहुँचे अनशन करने, सब अन्ना जी के साथ, नहीं भाई भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना होगी, ठीक है, लोकपाल आएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। हमने भी खूब स्पीच बोली भैया उस दौर में। अब अन्ना जी तो निकल लिए चुपचाप, सरकार बना दी कांग्रेस की हटा के भाजपा की, ठीक है। आप बैक टू वर्स की तरफ गए, ठीक है, करप्शन में, ठीक। तो फिर वो हॉरर देखा हमने, वो टेरर देखा भ्रष्टाचार का, और वही जैसा था, ठीक है, उस दौर में भी अभी भी वैसे भ्रष्टाचार है, ठीक है, नॉट स्लाइटली चेंज्ड एट ऑल। तो जनता खड़ी हो गई, राजा हटाओ, राजा हटाओ, राजा हटाओ, हमें नहीं चाहिए राजा, राजा को हटा दिया, मार दिया, एक सरकार बना ली। उस सरकार ने जो आतंक मचाया वहाँ पे भाई, ठीक है, तो वो जो सारा आइडियलिज्म निकल कर आया, एक्टिविज्म निकल कर आया कि राजशाही को ख़त्म कर देंगे, लोग और जुड़ गए राजशाही से। नहीं, राजशाही ख़त्म नहीं होगी, हमने देख लिया एक बार राजशाही ख़त्म करके फ्रांस में क्या होता है जब राजा चला जाता है। तो इससे इस तरह के नॉवल भी पिट गए, लोगों ने पढ़ने बंद कर दिए। इट्स इन्फ्लुएंस परसिस्टेड इन रोमांटिक लिटरेचर। द फोकस ऑन इंडिविजुअल राइट्स, वो जो फोकस था किसी इंडिविजुअल के अधिकार पर, सोशल जस्टिस पर, पॉलिटिकल रिफॉर्म पर, जैकोबिन नॉवेल्स में पेव द वे, फिर भी इन्होंने एक रास्ता बनाया फॉर लेटर रोमांटिक राइटर्स, जो लेटर रोमांटिक राइटर्स हैं उनके लिए,
टू एक्सप्लोर सिमिलर थीम्स। उन्होंने भी सिमिलर थीम्स पर लिखा, एल्बेट इन डिफरेंट फॉर्म्स, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करके फॉर्म्स में। अब वो अधिकार मांग रहे थे कि वोट का अधिकार दो, तलाक का अधिकार दो, औरतों को वोट का अधिकार दो, ठीक है, सोशल जस्टिस पैदा करो, अमीर और गरीबों की में असमानता दूर करो, सारे बात लेटर रोमांटिक्स भी करेंगे, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि राजा हटा दो, ठीक है, वो रेडिकल नहीं होंगे। ऑथर्स लाइक विलियम गॉडविन, मैरी वॉल्सनक्राफ्ट, शार्लेट स्मिथ आर कंसिडर्ड फाउंडेशनल फिगर्स। ये तीनों नाम तो फाउंडेशनल फिगर्स हैं हु ब्रिज्ड एनलाइटन पॉलिटिकल फिलॉसफी, जिन्होंने एक ब्रिज का काम किया है पॉलिटिकल फिलॉसफी और रोमांटिसिज्म, इमोशनल और इमेजिनेटिव फोकस के बीच में। दो द जैकोबिन नॉवल वॉज इनहेरेंटली पॉलिटिकल, वैसे तो जैकोबिन नॉवेल्स जो हैं वो इनहेरेंटली पॉलिटिकल थी। इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ब्रॉडर डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश नॉवल, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है नॉवेल्स के डेवलपमेंट में ओवरऑल, बाय एक्सपेरिमेंटिंग विद नरेटिव टेक्निक्स, क्योंकि इसमें नरेटिव टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया राइटर्स ने। एक्सप्लोरिंग द साइकोलॉजिकल डेप्थ ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स की साइकोलॉजिकल डेप्थ को एक्सप्लोर किया गया। इनकॉर्पोरेटिंग एलिमेंट्स ऑफ गॉथिक एंड सेंटिमेंटल फिक्शन, गॉथिक और सेंटिमेंटल फिक्शन के तत्वों को देखा गया इन नॉवेल्स में, तो वही फिर आगे की नॉवेल्स में देखने को मिला। दीज नॉवेल्स लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द रोमांटिक एज, बहुत खतरनाक इम्पैक्ट है इनका रोमांटिक एज में, पर्टिकुलरली इन द वे, खासतौर से इस तरह से दे एड्रेस सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को उठाया थ्रू द लेंस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस के लेंसेज से और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के लेंसेज से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसका टॉपिक है प्रोमिनेंट फिक्शन राइटर्स ऑफ रोमांटिक एज। रोमांटिक एज के जो प्रोमिनेंट फिक्शन राइटर्स हैं हम उनकी बात करेंगे, ये हम कल पढ़ेंगे।